Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. लास्ट टाइम हमने 2 to 4 का आपका ब्लॉक 1 का यूनिट 2 कवर किया था। ठीक है, टू का हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हार्डवेयर पार्ट हमने कवर किया था। प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड, वहाँ पे हमने स्टॉप किया था। तो आज हम वही टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उसके साथ मैंने, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स है वो टीसीपी आईपी या ओपन जो ओएसआई लेयर है उसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसको भी मैंने कवर कर लिया ताकि आगे या तो ये आपको और आएगा। ठीक है, अगर वो फिर से आता है तो आपके लिए इजी रहेगा समझना। अगर नहीं भी आता है तो भी आप उसको समझ पाएंगे कि इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है। तो इस टॉपिक के लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, अभी बनाई है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस का यूज़ करके, ताकि आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाए। थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा ये, क्योंकि कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ओके, ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में लगभग आता रहता है। टीसीपी आईपी, पूरा इंटरनेट जिसके ऊपर बेस्ड है, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं पता है आप सभी को? व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? चलिए पहले, Rules and regulation. यस करेक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर्स, जिसको हम डिवाइसेस या नोड्स भी कहते हैं, ठीक है, वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज नेटवर्क। और अगर नोड्स अलग अलग जुड़े हुए हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स के दे मस्ट बी फॉलोइंग सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो वो कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं अपने कनेक्शन के लिए। और ये जो नोड्स हैं, ठीक है, डिवाइसेस हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो कंप्यूटर हो सकता है, वो सर्वर हो सकता है, वो प्रिंटर हो सकता है, वो स्कैनर हो सकता है ना, या फिर आपका मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी डिवाइसेस जो इंटरनेट पे शेयर हो जाती है, वो सारी डिवाइसेस इस नेटवर्क का भाग बन सकती है। The interconnection between nodes are formed from broad spectrum of telecommunication categories based on physically wired, optical and wireless technologies. अब अगर कनेक्टेड है सारी डिवाइसेस, तो वो किसी न किसी माध्यम से जुड़ी हुई होगी, और वो माध्यम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वो वायर्ड वाले हो सकते हैं, और या कौन सा यूनिट हो रहा है? यूनिट टू यूनिट टू सेकेंड। है। यूनिट 2 है, आपका जो ब्लॉक है वो 1 है, और पेपर का नाम है वो BLI 224। ओके, ठीक है। तो द इंटरकनेक्शन बिटवीन नोड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फिजिकल वायर्ड हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, प्लस वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो हम आज सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, वाईफाई, वो उसके जरिए वो जुड़ा हुआ होता है। A communication protocol is a set of rules for exchanging information over a network, जो कि physically wired, optical and wireless। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और कुछ नहीं, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिससे हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, तो अगर नेटवर्क की बात करेंगे तो नेटवर्क कुछ ऐसा हो सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने पढ़ा था ना, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, है ना, उससे ये सारे पीसीज जुड़े हुए होते हैं, ये वायर्ड हो गए, ये सब सारे वायर से जुड़े हुए हैं, है ना। और दो अलग अलग नेटवर्क जनरली फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद ये जो मोबाइल्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी जो कुछ डिवाइसेस होती है जैसे लैपटॉप्स हैं, ये सारे वायरलेस भी जुड़े हुए हो सकते सर ये कौन सी यूनिट चल रही है? हैं। यूनिट 2 पेपर ओके 224। ओके। ठीक है। ठीक है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो अभी तक 3 फेज, जो अभी तक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक इनिशियल, एक ट्रेडिशनल जो कुछ समय इंटरनेट के एडवेंट से पहले जो हम यूज करते थे, मॉडर्न एज का, और उसके बाद अब जो इंटरनेट एज में हम यूज कर रहे हैं वो। ठीक है। तो इनिशियली हम किस तरह से कम्युनिकेट करते थे, किसी को आइडिया है? एनीवन? क्या बोले सर? कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो इनिशियली कैसा था, यानी प्री मॉडर्न मेडिवल से भी पहले, इनिशियल। ठीक है। इनिशियल फेजेस में कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैसे होते थे, लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? सर पहले के टाइम में हाँ, पहले के टाइम में सर वो क्या बोलते हैं, संदेश के थ्रू, पत्र के थ्रू, बहुत पत्र के पहले। थ्रू तो अभी भी चल रहा है, पत्र अभी भी चल रहे हैं। वो यानी वो बहुत पहले का टाइम नहीं हुआ, वो अभी थोड़ा सा प्री तो प्री सर मॉडर्न। दूत जाते थे, संदेश मतलब लोगों के थ्रू जानकारी हाँ भेजा जाता हाँ, था, सबसे इस पहले गांव कैसे, से उस गांव। सबसे पहले इनिशियली आपको क्या याद होगा, किस तरह से किया जाता होगा? सर दूत जाते थे, दूत भी जाते थे, यस। भेजा जाता और था संदेश, म्यूजिक म्यूजिक के थ्रू, शायद म्यूजिक डांस देखो वगैरह बोलते हैं करके। ना ढिंडोरा नहीं सर पिटवाना, वो। देखो ढिंडोरा पिटवाना याद है सभी को? यस मैम। ठीक है। तो एक वो ड्रम बीट्स जिसे कहते हैं, तो ड्रम बीट्स का यूज किया जाता था। मंदिर में लोगों को बुलाना होता तो मंदिर की घंटियों का यूज किया जाता था। ठीक है। आरती का समय हो जाता तो घंटियां बजने लग जाती थी, तो लोग इकट्ठा होने लग जाते थे। फिर स्मोक फायर का यूज किया जाता था। स्मोक फायर पता है ना, आग लगा के धुआं करने से लोगों को ये पता चलता था कि हमें कोई बुला रहा है, तो ये सारे सिग्नल्स होते थे। उसके अलावा कबूतर से मैसेज जाते थे, है ना। यस उसके सर। बाद ये सारे जो सिग्नल्स हैं वो इनिशियली पीरियड के हैं, जब यानी लोगों के पास पत्र व्यवहार करने के कोई साधन, वो इंडियन पोस्ट और इस तरह के संसाधन नहीं थे। उसके बाद पोस्ट कार्ड और ये सब आया, पोस्टिंग का सिस्टम आया, तो पोस्ट कार्ड आया, लेटर्स आया, उसके थ्रू थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे, टेलीग्राम्स आ गए, है ना। और अब अगर मॉडर्न एरा की बात करेंगे तो हम पोस्ट कार्ड, लेटर ये बहुत कम लिखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतने फास्ट सोर्स हो गए हैं कि हमें पोस्ट कार्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है किसी को। ठीक है। हम व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए बात कर सकते हैं, चैट के जरिए मेल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेस हैं जिसके का यूज करके हम फास्टर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यस, ईमेल। ठीक है। तो अब जो ये सब हम कर पा रहे हैं, हम चाहे व्हाट्सएप कर पा रहे हैं, हम चाहे मेल कर पा रहे हैं, हम चाहे जीमेल ये चैट कर पा रहे हैं, फेसबुक यूज कर पा रहे हैं, या ट्विटर, या जितने भी हम रिसोर्सेस यूज कर पा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, उसकी जो शुरुआत थी वो आरपा नेट के साथ हुई थी। आरपा नेट एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी 1960s में, और इन्होंने 1969 में आरपा नेट बनाया था। ठीक है। और आरपा नेट इन्होंने बनाया था यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था जो सिक्योर था। ठीक है। और पीयर टू पीयर कनेक्ट हो सकता था। उस तरह का नेट, उस समय वो नेटवर्क आज के दौर का नेटवर्क नहीं था, लेकिन इनिशियल था। ठीक है। तो जहाँ पे नोड टू नोड अगर हम उस इंटरनेट को, नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो दो नोड आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया, उन्होंने ये जो नेटवर्क था उस पर रिलायबिलिटी नहीं बताई।
अगर ये थैंक गॉड कि उन्होंने नहीं बताई, अगर उन्होंने बताई होती तो आज हम इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे होते शायद, ठीक है, क्योंकि वो डिफेंस का अगर वो पार्ट बन जाता है तो फिर वो जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर जब डिफेंस ने उन्हें मना कर दिया कि हम ये नेटवर्क यूज नहीं करेंगे, उसके बाद इसका क्या हुआ, इसे एकेडमिक्स में यूज किया गया। यूएस की 4 यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को इसमें कनेक्ट करके इनिशियली इसका परीक्षण किया गया, जो काफी सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा रिसर्च आगे बढ़ता गया और आज हम जिस तरह का नेटवर्क यूज कर रहे हैं उस तरह के दौर में हम पहुंच गए हैं। और भी अभी भी नेटवर्क पे रिसर्च चल ही रहा है। आगे किस तरह के टूल्स और टेक्नोलॉजीज हमें मिलेगी हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब नीड ऑफ नेटवर्क, अगर इंटरनेट है, नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क की जरूरत हमें क्यों है। ठीक है, लैन अगर ब्रॉडली हम बात करें तो लैन नेटवर्क जो है वो 3 तरह का होता है, लैन, वैन, मैन। ये आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा किसी और उसमें। ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क करना है तो उसको हम लैन बोलते हैं। पूरी दुनिया का जो नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक बड़े क्षेत्र के अंदर कोई नेटवर्क क्रिएट करना है एक सिटी लेवल पे, तो उसे हम फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये सारे जो नेटवर्क्स हैं ये वैन के साथ जुड़े हुए होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्या है ये हमने पढ़ा। अब बात है प्रोटोकॉल्स की, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की। तो प्रोटोकॉल्स की क्यों जरूरत है। जिस तरह से हम अपनी लाइफ में कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, किसी को पता है। कुछ प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, एनी एग्जांपल। कोई भी छोटा से छोटा एग्जांपल। सर हम उठ के जो भी अपना एक वे में काम करते हैं, अपने से उठ के बाकी सब चीजें, नित्य क्रिया और उसके बाद नहाना धोना खाना। नेचुरल कुछ चीजें होती है, वो प्रोटोकॉल जो हमने बनाए हैं अपने लाइफ के लिए। ठीक है, सुबह होती है तो हम किसी से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है, गुड आफ्टरनून कहते हैं। लेटर लिखते हैं तो हेलो सर, डियर सर, है ना, योर फेथफुली, ये सारे क्या है, ये प्रोटोकॉल्स है ना। बड़े को प्रणाम करते हैं, तो ये लाइफ के प्रोटोकॉल्स है जिनको हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर एक सिविलाइज्ड मैनर में जीने के लिए हम उन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। तो उसी तरह से जो कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन है, वहाँ भी कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है कि जो मैसेज और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें तो वो क्या होगा कि जो मैसेजेस हैं वो कैसे ट्रांसमिट होंगे, है ना, कितनी तेज़ी से कोई भी मैसेज ट्रांसमिट होगा। अगर कोई उसमें एरर होती है तो हम क्या करेंगे, है ना, व्हाट टू डू इफ पार्ट ऑफ अ मैसेज आर लॉस्ट। अगर उस मैसेज में से कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस को रिजोल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की जरूरत है। म्यूट कर लीजिए अपना। देखो तुमको वो वाला देते हैं, लाइट वाला, इसको। ठीक है, और देखिए जब भी हम प्रोटोकॉल्स बनाते हैं या इंटरनेट कम्युनिकेशन का जो पूरा सिस्टम है वो पूरा लेयर्ड में बटा हुआ है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन इन जनरल लाइफ भी हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, वहाँ भी हम जो वर्क होता है वो लेयर्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर समझिए कि दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, उनको पोस्टल मेल के थ्रू क्या करना है, एक पत्र एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को लिख रहा है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें उनके पास होंगी, एक तो यहाँ पे सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया और एक कैरियर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी लेटर के लिखने से। लेटर लिखा गया, उसको एनवलप में पैक किया गया, है ना, उसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाला गया, फिर मेल बॉक्स से वो कहाँ गया, वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, और पोस्ट ऑफिस से क्या किया गया, द लेटर इज डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय पोस्ट ऑफिस।
ठीक है। और कैरियर ने क्या किया, द लेटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस, यानी जहां से शुरू हुआ था वहां पे कैरियर ने पोस्ट ऑफिस पे दिया, और पोस्ट ऑफिस ने जहां पे उसको जाना था वहां के पोस्ट ऑफिस में गया वो, ठीक है। और उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस से वो कहाँ गया, वो मेल बॉक्स में चला गया। जो पोस्टमैन होगा वो क्या करेगा, वो उसको डिलीवर करेगा, है ना, या तो पोस्ट बॉक्स में डाल देगा या तो आपको हैंड टू हैंड डिलीवर करेगा। उसके बाद जो रिसीवर है वो लेटर को पिकअप करेगा, उसको एनवलप से बाहर निकालेगा और रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स पे काम हुआ। इस पूरी अगर प्रोसेस को हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 लेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, हायर लेयर्स, मिडिल लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। लोअर लेयर्स में क्या हुआ, जो पार्सल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मिडिल लेयर्स में क्या हुआ, जहाँ जिसने लेटर लिखा उसने मेल बॉक्स में डाला, और मेल बॉक्स से और वो पार्सल जो है वो पोस्ट ऑफिस गया। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस से फिर वो मेल बॉक्स में गया, ठीक है। और टॉप लेयर की अगर हम बात करेंगे या हायर लेवल की बात करेंगे तो लेटर का लिखा जाना और लेटर का पढ़ा जाना, ये उसकी हायर लेयर्स हो गई। तो उसी तरह से अगर इंटरनेट की बात करेंगे, हम नेटवर्क की बात करेंगे, तो वहां भी इसी तरह की लेयर्स क्रिएट की गई है। और उसके लिए जो एक मॉडल है उसका नाम है OSI मॉडल। OSI मॉडल जो है वो किसने दिया है, वो ISO ने दिया है। 1947 में एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ मल्टीनेशनल बॉडी डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, ISO सबने सुना होगा। ये वर्ल्ड वाइड जो है वो स्टैंडर्ड बनाती है, हर चीज पे स्टैंडर्ड बनाएगी। लाइट के प्लग से लेके फर्नीचर का, जो आयरन स्टील से लेके हर चीज, यानी हर कोई शायद चीज नहीं होगी जिसका स्टैंडर्ड ये नहीं बनाते हैं, ठीक। An ISO standard that covers all aspects of network communication is the Open System Interconnection Model, OSI. It was first introduced in 1970s, ठीक है। तो ये किसने बनाया है, ISO ने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 लेयर्स हैं, है ना, इसके अंदर 7 लेयर्स है जो 4 भागों में बटी हुई है। तो पहला जो लेयर्स है वो सबसे डाउन से अगर हम शुरू करेंगे तो ये फिजिकल लेयर्स, दूसरा है डेटा लिंक लेयर, थर्ड है नेटवर्क लेयर, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर्स हैं जिसके अंदर OSI मॉडल जो है वो बटा हुआ है। अगर आपको ये रखना मुश्किल और याद रखना है तो आप ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है उसको आप याद रखें, प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। तो P से फिजिकल, D से डेटा लिंक, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन एंड A से एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये जो 7 OSI मॉडल है, TCP/IP ने इनको 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ये एक ही लेयर में चेंज हो गई जिसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर। नेटवर्क लेयर को ट्रांसफॉर्म कर दिया इंटरनेट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर में रखा गया है, और जो सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों को चेंज कर दिया है एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। तो इनके जो प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोपोलॉजीज आ जाती है, इथरनेट आ जाता है, फिजिकल जो एंटिटीज हैं वो आ जाती है नेटवर्क इंटरफेस लेयर में, इंटरनेट लेयर पे IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे और 2 प्रोटोकॉल्स हैं, और एप्लीकेशन लेयर पे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो लेयर टू लेयर डिफरेंट होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो फर्स्ट प्रोटोकॉल की जो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है,
जो लीजिए अपना माइक सभी। फिजिकल लेयर क्या करता है? फिजिकल लेयर जो डेटा है, ठीक है, डेटा सबसे फर्स्ट यूनिट कौन सी होती है? बीट्स या बाइट्स होती है। उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किलोबाइट, मेगाबाइट इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन जो बीट्स होती है उसके अंदर डेटा होता है बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में जो डेटा होता है उसको ट्रांसमिट करता है फिजिकल लेयर, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल या टाइम सेटिंग, ये फिजिकल मीडियम्स कौन कौन से होंगे, कैसे डेटा ट्रैवल करेगा, कौन कौन से हार्डवेयर यूज होंगे, ठीक है, ये सारा डिसीजन जो होता है वो फिजिकल लेयर के लेवल पे हो जाता है, ठीक है। केबल्स आप लगाते हैं, ठीक है, केबल्स लगाएंगे, कनेक्टर लगाएंगे, और उसके अंदर अगर वाईफाई की बात करें तो रेडियो वेव्स कौन सा होगा, इंफ्रारेड क्या होगा, फाइबर ग्लासेस कौन कौन से होंगे, ठीक है, डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका रेट क्या होगा, किस तेजी से वो चलेगा, ठीक है। जो नेटवर्क है उसकी टोपोलॉजीज क्या होगी, नेटवर्क जो है वो जो मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन मैसेज, वो किस तरह से ट्रांसमिट होंगे, वो सिंप्लेक्स फॉर्म में जाएंगे, हाफ डुप्लेक्स होंगे या डुप्लेक्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकल लेयर के लेवल पे ही सारी डिसाइड होती है, ठीक है। दूसरा जो लेयर है OSI का, वो है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है? जो फ्रेम्स होती है, जो डेटा होता है, वो एक नोड से दूसरी नोड तक, दूसरी लेयर तक, एक लेयर से दूसरी लेयर तक पहुंचाता है, ठीक है। Divides the stream into of bits received from network layer into manageable data units called frames। जो बीट्स में जो डेटा उसे रिसीव हुआ है उसको वो फ्रेम्स में वो कन्वर्ट कर देता है। देन फिजिकल एड्रेसिंग भी ये करता है। इट एड्स अ हेडर टू द फ्रेम टू डिफाइन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द फ्रेम। यानी उस जो फ्रेम या जो पैकेट जो बनाया है उस वो कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ जाएगा, ये दोनों चीज वहां पे हेडर में ये डिफाइन करता है। उसके बाद फ्लो को ये कंट्रोल करता है। इफ द रिसीवर इज स्लोअर देन द ट्रांसमीटर, जो भेज रहा है उसका नेटवर्क तेज है लेकिन जो रिसीवर जो है उसका नेटवर्क अगर स्लो है, ठीक है, तो उसके फ्लो को भी ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो एरर रिकॉग्निशन होती है, अगर डेटा सेंडिंग में कोई एरर आ रही है तो वो भी ये जो डेटा लिंक लेयर है वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब डेल इसके अंदर जो ये जो है डेटा लिंक लेयर, इसके अंदर दो सब लेयर होती है। एक होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक होता है मैक एड्रेस। मैक लेयर जो होता है वो क्या करता है? किसी भी कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है। और ये कैसे प्रोवाइड होता है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो ये NIC है, ये वाला, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है उसका एक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस से ये पता चलता है कि सेंडर कौन सा है, यानी मैक एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन थर्ड जो लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट जो हमें डेटा लिंक्स लेयर से जो डेटा मिला है उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचाएगा। और वहां से अगर रिवर्स लेयर उसमें आ रहा है तो फिर ये वाइस वर्सा है, दोनों काम करता है, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स। जो फ्रेम्स, जो पैकेट्स बने थे उसको ये और आगे पहुंचाता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है? ये एक लॉजिकल एड्रेस बनाता है। अभी तक हमने जो मैक एड्रेस किया है वो एक फिजिकल एड्रेस है, तो लॉजिकल एड्रेसिंग भी ये करता है। फिजिकल एड्रेस यूज्ड ओनली फॉर लोकली, ठीक है। और उसके साथ साथ ये राउट करता है। राउटिंग मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना।
नेटवर्क लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एक लैन पे जैसे कि हमने बात की, ऑन अ लैन ईच मशीन इज आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक फिजिकल एड्रेस इम्प्रिंटेड ऑन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो NIC जो होता है, जिसे मैक एड्रेस हम कहते हैं, वो एक क्या होता है, वो लोकल एड्रेस होता है उसका। ARP is used to find the physical address of a machine when its IP is known। ठीक है, जब इसका लॉजिकल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं IP, ठीक है, IP क्या करेगा, IP जो लोकल एड्रेस है या उसका फिजिकल एड्रेस है उसको कॉपी कर लेगा। अगर कहीं भी जो साइबर टेक्नोलॉजीज आपको पता है साइबर क्राइम्स होते हैं, वहाँ पे जो साइबर स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई भी क्राइम हुआ वो किस पर्टिकुलर मशीन से हुआ है। ठीक है, अब नेटवर्क की अगर आप बात करोगे तो एक नेटवर्क किसी एक कंपनी से आता है ना। जैसे BSNL से कोई नेटवर्क कनेक्शन लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने BSNL का कनेक्शन लिया, वही कनेक्शन 200 कंप्यूटर उस ऑर्गेनाइजेशन में है ना, तो वही कनेक्शन 200 ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, और उसमें से किसी एक कंप्यूटर से कोई मैसेज जा रहा है और उसको आइडेंटिफाई करना है, सभी गूगल यूज कर रहे हैं, तो वो मैसेज कौन से कंप्यूटर से जा रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो उसी के लिए जो पहले जो लॉजिकल एड्रेस है वो पता लगाया जाएगा। लॉजिकल एड्रेस पता लगाने के बाद जो फिजिकल एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस के थ्रू वो पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले एक जो फिजिकल एड्रेस है उसको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई करता है IP एड्रेस के थ्रू। IP एड्रेस क्या है, लॉजिकल एड्रेस हो गया। ठीक है, देन रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है, इट इज यूज टू फाइंड IP एड्रेस ऑफ अ मशीन व्हेन फिजिकल एड्रेस इज नोन। ठीक है, अगर आप मशीन का फिजिकल एड्रेस नहीं पता है, यानी मैक एड्रेस नहीं पता है, IP एड्रेस पता है, तो IP से मैक एड्रेस पता लगाने के लिए ARP को यूज किया जाता है। और RARP को कब यूज किया जाता है, जब IP एड्रेस नहीं पता है और फिजिकल एड्रेस पता है, यानी मैक एड्रेस पता चल रहा है लेकिन IP एड्रेस पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। It is used when a diskless computer is booted or a computer is connected to a network for the first time। ठीक है, और ये कब होता है, मैक एड्रेस पता है लेकिन IP एड्रेस नहीं पता है, तो आप उसको कैसे ढूंढोगे। एनीवन, कोई ऐसा किसी को पता है एग्जाम्पल जहां पे जो फिजिकल एड्रेस पता हो लेकिन लॉजिकल एड्रेस या IP नहीं, IP पता हो, IP तो नहीं पता है लेकिन जो फिजिकल एड्रेस है वो पता है, मैक एड्रेस पता चल गया लेकिन IP नहीं पता चल रहा है। सर उससे बार बार कांटेक्ट करके नहीं, कांटेक्ट कैसे, कांटेक्ट तो कर ही नहीं सकते। वो कौन सा केस हो सकता है, अगर मोबाइल समझिए किसी वाईफाई पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वाईफाई से जुड़ा हुआ है तो वहां पे क्या होगा, एक लैब कंप्यूटर जो है वो किसी नेटवर्क से जुड़ गया तो आपका मैक एड्रेस वहां चला जाएगा, लेकिन अगर आपका लोकल एड्रेस नहीं दिया हुआ है, वहां पे IP लोकल IP नहीं दिया हुआ है, तो आपका लोकल IP नहीं पता चलेगा। ठीक है, then third is internet control message protocol। IP is unreliable or best effort delivery। In case of failure, ICMP is used to send notification to the sender about packet problem। It send error and query messages। अगर कहीं भी कोई भी मैसेज जो सेंड किया है यूजर ने और वो फेल हो जाता है, नहीं जाता है, तो रिवर्स में उस यूजर जिसने वो मैसेज सेंड किया है उसको नोटिफाई करेगा कि आपका मैसेज फेल हो गया और क्यों फेल हुआ है वो भी उसके साथ साथ वो उसे बताएगा। ठीक है, जीमेल में आप जिस तरह से मेल करते हो, आपका मेल फेलियर का मैसेज आता है ना, वैसे ही ये भी वर्क करता है ये प्रोटोकॉल। देन फोर्थ इज इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड फॉर
multicasting which is transmission of a single message to a group of recipient। अगर कोई एक मैसेज है जो बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा है तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा? यही IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये 4 प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क लेयर पे यूज होते हैं। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, जो नेक्स्ट लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या करती है? सेशन लेयर से डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचाती है और नेटवर्क लेयर से सेशन लेयर की तरफ, एंड वाइस वर्सा है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। जो ऐसा रिसीव किया है वैसा ये आगे फॉरवर्ड करेगी। अ प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन होस्ट। कोई भी एप्लीकेशन जो होस्ट है जहाँ पे मैसेज रिसीव करेगा वहाँ पे कोई ना कोई एप्लीकेशन चल रही होगी, उसमें वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स द होल मैसेज अराइव इंटैक्ट एंड इन ऑर्डर, ओवरसीइंग बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल एट द सोर्स टू डेस्टिनेशन लेवल। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो पूरा मैसेज है उसको सही सलामत ये सोर्स से लेके जो डेस्टिनेशन है वहां तक ये पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर के जो काम है वो क्या है? एंड टू एंड एरर फ्री ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। इट डिवाइडेड इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट बाय सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट। ठीक है, तो जो भी डेटा होता है उसको वो नंबर डिवाइड कर देता है नंबर्स में। ठीक है, और वैसे उसको डिलीवर करता रहता है। देन कनेक्शन कंट्रोल, connection less or connection oriented. In connection oriented it makes connection and terminates connection when data transfer completes। ठीक है, तो जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन है वो भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्रिएट करता है। कोई भी अगर मैसेज रिसीव होना है तो वो कनेक्शन को क्रिएट करेगा और ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट होने के बाद कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। ठीक है, देन फ्लो कंट्रोल, एंड टू एंड रेदर देन सिंगल लिंक। ठीक है, फ्लो को कंट्रोल करता है और एरर को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर हैज फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेशन लेयर क्या करता है? कंट्रोल फॉर डेटा एक्सचेंज, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, फेलियर रिकवरी, कम्युनिकेशन सेटअप एंड टीयर डाउन। ठीक है, अगर फेलियर कुछ हो रहा है, अगर वो रिकवरेबल है तो उसको रिकवर करेगा, डेटा को सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है, डेटा एक्सचेंज को वो कंट्रोल करता है और कम्युनिकेशन को सेट करेगा। पूरा एक जैसा अगर दो कंप्यूटर के बीच में एक कुछ काम हो रहा है तो उसको वो एक सेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सेशन में जब भी कंप्यूटर एक वर्क को कन्वर्ट करता है तो उससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या काम हुआ है। It enables two applications to have an ongoing conversation or dialogue। two applications को किसी भी कन्वर्जेशन यानी डेटा एक्सचेंज में वो हेल्प करता है, इनेबल करता है उसको। देन एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड रिकवर ए सेशन। ठीक है, वो जो सेशन क्रिएट किया है उसको वो इंटरप्ट भी कर सकता है और उसको रिकवर भी कर सकता है। द सेशन लेयर अलाउज यूजर्स ऑन डिफरेंट मशीन टू एस्टैब्लिश सेशन बिटवीन देम। ये जैसे मैंने कहा कि दो कंप्यूटर के बीच में एक सेशन क्रिएट करता है। सेशन आफ्टर वेरियस सर्विसेज इंक्लूड डायलॉग प्रोटोकॉल, टोकन मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आती है। तो अगर डायलॉग कंट्रोल में वो ट्रैक रखेगा कि कहाँ से डेटा कितना ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, और टोकन मैनेजमेंट करता है कि दो अगर कंप्यूटर्स हैं एक ही साथ एक ही समय पे एक ही काम करने से उनको रोकेगा, वहां पे कुछ न कुछ टाइम वेरिएशन वो लेकर आता है ताकि एक काम जो है वो कंप्लीट हो उसके बाद दूसरा वो शुरू होता है। देन सिंक्रोनाइजेशन, इट चेक पॉइंटिंग लॉन्ग ट्रांसमिशन टू अलाउ देम टू कंटिन्यू वेयर दे वर
वेयर दे वर आफ्टर अ क्रैश। अगर कहीं भी कुछ भी क्रैश हो रहा है और उसके बाद फिर से शुरू करते हैं तो ये क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा कि कहाँ से वो खत्म हुआ था, ठीक है, वहीं से उसको जोड़ के रखेगा। देन अब यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल और एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट जो यूजर डायग्राम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये जो है इट इज सिंपलर ऑफ दी टू प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल में ये थोड़ा इजी होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी, it is therefore faster and using for application in which delay is intolerable in case of audios and videos। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं ना नेटवर्क से, यहाँ पे रिलायबिलिटी कम होती है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो फास्टर होता है। आप किसी से भी बात करेंगे, वीडियो जा रहा है या ऑडियो जा रहा है, तो वो फास्टर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो टीसीपी हम कहते हैं, टीसीपी आईपी का टीसीपी। टीसीपी इज रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक। बाय कनेक्शन ओरिएंटेड वी मीन दैट connection must be established between both ends before either transmit data. It ensures that communication is error free and in sequence। तो ट्रांसमिशन का टीसीपी क्या करता है, दोनों एंड के बीच में कोई भी डेटा ट्रांसफर होने से पहले एक कनेक्शन को इंश्योर करेगा और ये ध्यान रखेगा कि जो कम्युनिकेशन है, जो डेटा ट्रांसफर है, वो एरर फ्री हो रहा है और सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। तो यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट जो लेयर है ओएसआई की, वो है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डेटा को ट्रांसलेट करता है। डेटा अगर समझिए कि बाइनरी में है या किसी और फॉर्म में है, सिग्नल फॉर्म में है, तो उसको वो टेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में कन्वर्ट करेगा, या फिर वीडियो टेक्स्ट या ऑडियो से बीट्स में कन्वर्ट करेगा। डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम्स। अलग अलग कंप्यूटर्स जो हैं वो अलग अलग एनकोडिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं। जैसे टेक्स्ट के लिए एस्की होता है, HTML, मिडी, पिक्चर्स के लिए जेपीजी, वीडियोस के लिए वेव, ठीक है। इस तरह के फॉर्मेट्स जो होते हैं डेटा के, वो होते हैं। देन डेटा एन्क्रिप्शन टू एंश्योर प्राइवेसी। इंटरनेट नेटवर्क क्या करता है, हमारे डेटा को प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए उसको इनक्रप्ट कर देता है, ताकि कोई अगर उसको बीच में से हैक करने की कोशिश करे तो वो उसे उस फॉर्म में प्राप्त ना हो, ठीक है। तो ये जिस डेस्टिनेशन के लिए बनाया गया है उस डेस्टिनेशन पे जाएगा, तभी वो उस फॉर्म में खुलेगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर उसको क्या कर देता है, उसको इनक्रप्ट कर देता है। देन डेटा कंप्रेस करता है। तो डेटा को ट्रैवल करना होता है और उसकी फास्टर ट्रैवल करे, इसलिए वो क्या करता है, उसकी साइज को कंप्रेस कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। The application layer contains a variety of protocols that are commonly needed by users, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, जिसमें HTTP है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या FTP, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, नेटवर्किंग न्यूज, ये सारे यहाँ से कंट्रोल होते हैं। यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे टेलनेट, FTP, DNS, SMPT, SNMP, तो ये बहुत सारे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP आपको पता होगा, जैसे हम नेटवर्क पे हम कुछ ढूंढते हैं, इंटरनेट पे हम जब ढूंढते हैं और किसी भी लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो कोई और लिंक खुल जाता है, ठीक है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो टेक्स्ट के साथ हो तो वो हाइपर टेक्स्ट हो गया। तो द कोर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब फैसिलिटेट रिट्रीवल एंड ट्रांसफर ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक जगह से हमको वो हाइपर टेक्स्ट के थ्रू हम किसी और
सोर्स तक पहुंच जाते हैं। देन टेलनेट, अ रिमोट टर्मिनल emulsion protocol that enables client to log on to remote host और network। हम किसी एक जगह बैठकर किसी और कंप्यूटर को बैठे बैठे वहीं से ऑपरेट कर पाते हैं। उसके पीछे जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है टेलनेट, ठीक है। देन SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इट यूज टू रिमोटली मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस, स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। पूरे नेटवर्क को आप कहीं एक जगह से बैठ के या कहीं उस नेटवर्क से बाहर होके भी आप उसको अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो वो SNMP के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। देन DNS, इट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल नेम्स एज, ये जैसे URL है वैसे किसी भी डिवाइस को एक यूजफुल नेम प्रोवाइड करता है। जैसे URLs जो होते हैं वो किसी भी IP एड्रेस को एक डोमेन नेम में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। जैसे google.com है, google.com एक्चुअली कुछ नहीं है। google.com क्या हुआ, google.com एक एड्रेस है, जबकि आप google.com जब आप डालते हो, ठीक है, URL में, तो उसका मतलब है आप किसी कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो टाइप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप उस IP एड्रेस को एक डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये DNS जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू होता है। उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये सिंपली जो मेल्स है, ईमेल जो फैसिलिटी है उसको वो हेल्प आउट करता है। ईमेल्स जो जाते हैं वो SMTP प्रोटोकॉल का यूज करके भेजे जाते हैं। देन एक और प्रोटोकॉल है वो है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द स्टैंडर्ड वे टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन डिफरेंट मशीन्स। अगर हम जो भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसके पीछे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो हमने प्रोटोकॉल्स अभी डिस्कस किए हैं, इसमें एप्लीकेशन लेयर ये क्या करता है, जो नेटवर्क रिसोर्सेस हैं उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो डेटा को ट्रांसलेट करता है उसको एनक्रिप्ट करता है, ठीक है। सेशन लेयर क्या करता है, दो कंप्यूटर के बीच में सेशन को क्रिएट करता है और उसको टर्मिनेट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, ये वो काम करता है। और नेटवर्क लेयर क्या करता है, इट मूव्स पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटरनेट वर्किंग, ठीक है। तो नेटवर्क जो है लेयर, ये पूरा नेटवर्क को क्रिएट करके रखती है। डेटा लिंक क्या करता है, जो डेटा को फ्रेम्स या पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इजीली एक सोर्स से दूसरे सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और फिजिकल लेयर क्या करता है, फिजिकल लेयर जो बिट्स हैं, डेटा है, उसको एक मीडियम के थ्रू प्रोसेस करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो फिजिकल एंटिटीज हैं वो भी ये डिसाइड करता है। तो ये देखिए, ये सारे नेटवर्क्स हैं जो अलग अलग लेयर्स पे हम लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो होते हैं HTTP, HTML, MPEG, सारे जो फोटोज और ऑडियोज वीडियोज के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे एप्लीकेशन लेयर पे यूज होते हैं। TCP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है। नेटवर्क लेयर के लिए IP यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटा लिंक लेयर पे इथरनेट, वैन, ये सब यूज होता है, ठीक है। और फिजिकल लेयर पे जो पेयर्स होती है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा यहाँ पे यूज होते हैं क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, चाहे वो केबल हो या फिर स्विचेस हो या मॉडेम्स हो, ठीक है। तो डेटा लिंक, सबसे पहले डेटा लिंक लेयर, ठीक है। लिंक लेयर अगर हम बात करें तो यह फिजिकल मीडियम को डिसाइड करता है। नेटवर्क लेयर ये लैन वैन मैन या वो डिसाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई करता है। और एप्लीकेशन लेयर मतलब पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस हैं उसको वो
प्रोसेस करता है। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही था इसमें टीसीपी आईपी में। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। आए समझ में या नहीं आया आपको? सर आ गया। आ गया, क्लियर है? ठीक है, इसको आप देखेंगे तो आपको कुछ याद भी आएगा। ठीक है, आ गया समझ में आपको ये? सर एक बार रिवाइज करा दीजिए ना, शुरू से जो टॉपिक पढ़ा है उसको। इसको मैं अपलोड करूंगा, फिर आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, फिजिकल लेयर पे जो भी फिजिकल एंटिटीज होती है, यानी उसके वायर कैसा होगा, मॉडेम क्या यूज होगा, स्विचेस क्या होंगे, कौन सा केबल यूज करोगे, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ये सारा यूज होता है। ठीक है, और जो डेटा लिंक जो लेयर है वो क्या करता है, वो जो डेटा को बिट्स में जो डेटा है उसको वो फ्रेम्स में या पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, ताकि उसको इजीली कन्वर्ट किया जाए। और जो नेटवर्किंग लेयर है, ठीक है, नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर जो पैकेट्स जो रिसीव हुए हैं उसे वो आगे पहुंचाता है। ठीक है, उसको वो मूव करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करता है कि सारे जो मैसेजेस हैं वो विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है, विदाउट एनी इशू, एरर फ्री वे में जो सोर्स से मिले हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। सेशन जो लेयर है, सेशन लेयर क्या करती है, जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा हो तो दो कंप्यूटर के बीच में एक सेशन को क्रिएट करती है। दोनों कंप्यूटर उस समय कनेक्टेड हो जाते हैं और डेटा को ट्रांसमिट होने के बाद वो कनेक्शन फिर से खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या काम होता है सेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे जो भी डेटा है उसको एनक्रप्ट किया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि डेटा जो रिसीव होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। फिर ये उसे ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट जो भी फॉर्मेट है उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर जो भी रिसोर्सेस हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो सारे वो डेटा क्या करते हैं, वो एक्सेस करते हैं। ठीक है, और ये एप्लीकेशन को इनेबल करता है कि डेटा को रीड कर पाए। तो जो भी हम वेब एप्लीकेशन नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, उसको हम एप्लीकेशन लेयर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी समरीज है। और इन सभी जो ये जो टीसीपी में ये 7 लेयर्स हैं। ठीक है, टीसीपी में नहीं, ओएसआई की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 7 लेयर में होती, 7 लेयर के फॉर्म में होती है। और टीसीपी आईपी ने इनको क्या किया, यही सारे लेयर्स हैं लेकिन इनको 4 भागों में वो कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ पे देखिए, ये ओएसआई मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये 7 लेयर्स होती है। उन्हीं 7 लेयर्स को टीसीपी आईपी मॉडल में 4 भागों में कर दिया है। ये 3 सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन सभी को एप्लीकेशन लेयर में कन्वर्ट कर दिया। ये इसको एक ही नाम दे दिया है क्योंकि ये एक ही समय पे होती है। सेशन भी क्रिएट होता है, उसी समय प्रेजेंट होता है और उसी समय एप्लीकेशन में वो कन्वर्ट होती है। तो ये एप्लीकेशन लेयर में डाल दिया है। ट्रांसपोर्ट लेयर को अलग रखा है, नेटवर्क लेयर को अलग रखा है, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को फिर यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। तो जो टीसीपी आईपी मॉडल है तो उन्हीं सभी चीजों को 4 भागों में बांट के दिखाती है, जबकि ओएसआई मॉडल उन्हीं चीजों को 7 भागों में बांट के दिखाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स उन लेवल्स पे यूज होते हैं वो कौन कौन से, ये प्रोटोकॉल्स हैं। इनसे ज्यादा ही ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एनी क्वेरी आगे आपको समझ में? इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल्स देखिए, आप अपनी बुक में देख लीजिए। वैसे यही है, एक HTTP है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। आप DNS क्या काम करता है ये एक बार आप पढ़ के रखिए और याद रखिएगा, है ना। कौन सा आ सकता है, कोई भी प्रोटोकॉल आ सकते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो आपको सभी प्रोटोकॉल से का आंसर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर लेयर, चारों लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी जो प्रोटोकॉल पूरा पढ़ लेंगे ना डीपली,
प्रोटोकॉल पूरा पढ़ लेंगे ना डीपली, क्योंकि कोई भी एक तो देगा ही ना एग्जाम हाँ के टाइम। देखिए, केवल एक प्रोटोकॉल नहीं आता, केवल एक प्रोटोकॉल कहाँ पे आएगा, अगर क्वेश्चन केवल 2 मार्क का आया तो वो पूछ शॉर्ट लेंगे कि क्वेश्चन एफटीपी में और एचटीटीपी को समझाइए, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, टीसीपी और आईपी को समझाइए, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के बारे में लिखिए, तो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो वो 2-2 मार्क्स के। अगर लेकिन बड़ा क्वेश्चन आया तो आपको ये पूछेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल को समझाइए, उसके अंतर्गत आने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी डिस्कस कीजिए। तो ये 4 लेयर्स के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, और उसके बाद उनके अंतर्गत में जो ये मॉडल ये प्रोटोकॉल्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। एफटीपी जो एप्लीकेशन लेयर्स में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वहाँ पे तो आप 4-5 प्रोटोकॉल याद रखिए। ट्रांसपोर्ट लेयर में केवल 2 ही प्रोटोकॉल होते हैं, एक टीसीपी होता है और एक यूडीपी होता है ना। तो इनको 2 ही पढ़ना है आपको। तो जो लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप थोड़ा पढ़ लीजिए, केवल इनको समझ में रखिए और प्रोटोकॉल को याद रखिए। अगर ये लेयर्स आपके दिमाग में रह गई है, लेयर्स याद रही और उसका मीनिंग याद रहा, आप समझ गए उसको, तो फिर आप आराम से कर लोगे ये क्वेश्चन, है ना। लेयर्स का मतलब समझ में आ गया ना आपको, इन 4 लेयर्स का, या फिर उनको उन्हीं को 7 लेयर्स में लिख सकते हैं। 7 लेयर्स अगर याद ना है तो ना हो तो फिर मैंने एक वो भी बताया आपको कैसे याद रखना है उससे। ठीक है, क्या पासवर्ड बताया था, एक पासवर्ड बताया था ना, उसको टैग लाइन बताया सर था। एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, वो क्या बताया था मैंने, इसको याद रखना हो अगर आपको ओएसआई मॉडल को, तो याद है सर किसी क्या को? ट्रिक था, हमको नहीं पता। ट्रिक बताई थी ना मैंने, इसी में बताई थी, किसी को याद है? Don't share pass your Yes sir, don't share. शेयर था ही नहीं उसमें, एस से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा है। Secret password anyone. हाँ, प्लीज डोंट Please नेम। don't tell हाँ, secret password anyone. यस, प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। ठीक है, तो पी से हो गया फिजिकल लेयर, डी से हो गया डेटा लेयर, एन से हो गया नेटवर्क लेयर, टी से हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से हो गया सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन और ए से एप्लीकेशन। और टीसीपी तो उन 7 को 4 में बांट दिया है। और 4 कौन कौन सर से? क्या बोले? प्लीज डू नॉट, सर प्लीज डोंट टेल। प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। ठीक है, ओके सर। तो उस तरह से आप ये 7 मॉडल 7 जो लेयर है वो याद रख सकते हैं। टीसीपी आईपी की 4 ही वो रही, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं वो उसका एक ही लेयर बना दिया है, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद की जो 2 लेयर है वो इंटेक्ट है, और लास्ट की जो 2 लेयर है उसको एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसे नेटवर्क इंटरफेस लेयर नाम दे दिया है। बस उतना ही याद रखना है आपको, है ना। सर हाँ बोलिए। इसका पीपीटी आप शेयर करेंगे क्या? हाँ, पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं, कर दूंगा। पीपीटी तो शेयर करेंगे, और रिकॉर्डिंग किए हैं क्या सर? हाँ, रिकॉर्डिंग किया है मैंने, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। पिछली कुछ रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं की है मैंने, टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं कर दूंगा वो भी। सर इसको इंक्लूड करके सारे को कर दीजिएगा। जी श्योर वो मैं कर दूंगा, थैंक यू सर। है ना। हाँ सर सारे को शेयर कर दीजिए, कोई स्टूडेंट का क्लास छूट जाता है ठीक है, नेटवर्क वो की वजह सारे से, ही तो शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, सारे ही अपलोड कर दूंगा मैं, सारी। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंसेस है? देखिए, आईपी एड्रेस जो होता है ना, आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, और मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब वो एक आपके हार्डवेयर का एड्रेस होता है, और हार्डवेयर कौन सा? एनआईसी, जो आपका इथरनेट कार्ड होता है ना कंप्यूटर में, जिसकी वजह से इंटरनेट चलता है। इंटरनेट का वायर पीछे कंप्यूटर में लगाते हैं जहाँ पे लाइट जलती है, ये सभी को पता है। यस सर। है ना, वो लाइट चलती है तो वो जहाँ पे हम वायर लगाते हैं वो एक कार्ड के जरिए कनेक्ट होता है। ठीक है, उस कार्ड को हम कहते हैं या तो एनआईसी कहेंगे, या तो उसे इथरनेट कार्ड कहते हैं। उस कार्ड का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, उस कार्ड को हम कहते हैं मैक एड्रेस।
और वो जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, ये जो एड्रेस होता है, ये देखिए, ये इथरनेट कार्ड इस तरह से कुछ होता है। ये कार्ड जो होता है वो आपके मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है, और इसके थ्रू ही हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये कार्ड नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते। तो इसका जो एड्रेस होता है उसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, और मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस, आपके कंप्यूटर का एड्रेस जो भी उसमें नंबरिंग होगी वही आपके कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होगा। उसके बाद जब आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हो, वो मैक एड्रेस तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करो या ना करो वो फिक्स रहता है, लेकिन जब आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हो तो आपके कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस बन जाता है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो सर आईपी एड्रेस भी परमानेंट रहता होगा किसी कंप्यूटर का? नहीं, आईपी एड्रेस, देखिए आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायनेमिक होता है, एक डायनेमिक होता है, एक पब्लिक होता है, और एक लोकल होता है। दो भी नहीं, तीन तरह के हो जाते हैं। जब हम किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, और वो जब हम कहते हैं ना कि हमारा कंप्यूटर लैन में है, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर का एक एड्रेस तो आपका लोकल आईपी होगा, जो हमेशा शुरू होता है 192.168 डॉट कुछ भी हो सकता है, उसके बाद वो 255 तक शायद जाता है। तो एक नेटवर्क के अंदर 200 से भी ज़्यादा कंप्यूटर वो हम लगा सकते हैं एक नेटवर्क में। ठीक है, तो वो जो होता है वो लोकल आईपी होता है। उसके साथ साथ एक और आईपी होता है जो वर्ल्ड वैन का आईपी, वाइड एरिया नेटवर्क का आईपी होता है। ठीक है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है आपका कंप्यूटर, तो एक आपका वाइड एरिया नेटवर्क वाला आईपी होगा, जो पूरी दुनिया में आपके कंप्यूटर का आईपी यूनिक ही होगा। पूरी दुनिया में हर कंप्यूटर का आईपी वो यूनिक होगा। ठीक है, दो कंप्यूटर के सर मीन्स जो आईपी होता है वो नेटवर्क टू नेटवर्क वेरी करता है ना? हाँ, नेटवर्क टू नेटवर्क, अगर आप समझिए नेटवर्क टू नेटवर्क तब वेरी करेगा वो। देखिए, वो डायनेमिक भी होता है। जो आईपी है, एक तो लोकल जो मैंने कहा, वो आपके लोकल एरिया या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसमें वो कनेक्ट करता है। ठीक है, और जो पब्लिक आईपी होता है वो डायनेमिक होता है, डायनेमिक भी होता है, पब्लिक भी, यानी फिक्स भी होता है, स्टैटिक भी होता है पब्लिक आईपी। ठीक है, तो डायनेमिक कब होता है कि जब आपके कंप्यूटर का एड्रेस फिक्स ना हो, तो आपने जैसे किसी नेटवर्क में गए, आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो वो कोई ना कोई पूरा जो नेटवर्क होता है, तो आपने जैसे ही आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, आपके कंप्यूटर को एक नेटवर्क का नाम मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर को एक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और वो हो सकता है कि हर सेशन में आपने जितनी बार भी, आप समझिए कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आज आप कहीं और का वाईफाई यूज कर रहे हैं, 2 घंटे बाद कहीं और का वाईफाई यूज किया, 3 घंटे बाद कहीं और गए वहां का वाईफाई यूज किया, तो हर बार आपका आईपी एड्रेस जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, आपका मोबाइल है उसका भी एक आईपी होता है, उसका भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, वो जगह समय समय पे चेंज होता रहता है। एक होता है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी जो भी आप वेबसाइट्स यूज करते हैं, वो हम कनेक्ट करते हैं किसी न किसी सर्वर के साथ, तो वो सर्वर का फिक्स आईपी होता है, फिक्स एड्रेस होता है, वो डायनेमिक नहीं होता, मतलब वो बार बार चेंज नहीं होता है। तो अगर आप जैसे आपके घर में आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उसको अगर आपको डायनेमिक आईपी तो आपको मिल ही जाता है। डायनेमिक आईपी यानी आपके पास कोई स्पेशल आईपी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशल आईपी है तो वो आपको एक परमानेंट आईपी हो जाएगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायनेमिक और स्टैटिक, उसको स्टैटिक आईपी कहा जाता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है, एक बार आपको असाइन हो गया वो ही आपके पास रहता है, जब तक कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ही उसे चेंज ना कर दे, तब तक वो आईपी आपके पास रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। जबकि डायनेमिक आईपी एक दिन में सर 4 बार भी चेंज हो जाएगा। तो सर ये क्या परचेज करना पड़ता है? स्टैटिक आईपी के लिए आपको अलग से शायद हो सकता है पे करना पड़े, अदरवाइज बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो किसी स्कीम में भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो डायनेमिक है उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन ही लेना होता है।
आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, मतलब आप अगर कंप्यूटर के साथ जुड़ रहे हैं, किसी भी नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर जो है वो किसी न किसी आईपी को बिलोंग करेगा, आपको कोई ना कोई एड्रेस दे देगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर या आपका डिवाइस किसी भी नेटवर्क के साथ जुड़ता है, उसको एक न एक आईपी अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो वो जितने देर तक उसी नेटवर्क में रहा, अगर उसको बंद करके फिर से शुरू करोगे तो हो सकता है कि फिर उसका नेटवर्क एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस है, वो चेंज हो जाए, अगर वो स्टैटिक नहीं है। तो स्टैटिक होगा तो फिर आप कितनी भी बार आपको अपने डिवाइस को ऑन ऑफ कीजिए, आपका आईपी एड्रेस सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, तो आप जितनी बार भी बंद करेंगे और चालू करोगे अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को, हर बार आपका आईपी एड्रेस हो सकता है कि चेंज हो जाए। आपने एयरपोर्ट ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, क्लियर सभी को? एनी क्वेरी? नो क्वेरीज? यस यस हिमांशु कहिए। सर जैसे हम इंटरनेट यूएसबी टेथरिंग से कनेक्ट करते हैं जब कंप्यूटर में, तो जैसे हम एक ही में जैसे सेम मोबाइल को हर बार कनेक्ट करते हैं, तो जैसे इंटरनेट 21 और वो फिर 22 अगली बार चेंज होता रहता है, तो ये क्या इसी वजह से होता है? क्या चेंज होता रहता है? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। जैसे सर हम जब यूएसबी टेथरिंग ऑन करते हैं, मतलब मोबाइल को डायरेक्ट केबल से कनेक्ट करते हैं इंटरनेट, नहीं वो तो यूएसबी उसमें आता है ना उसका नाम जो उस केस में क्या होता है कि आप देखिए अपने मोबाइल में भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आप अपने मोबाइल का इंटरनेट आपकी एक कंप्यूटर को भी दे रहे हैं, वो टेथरिंग होता है। तो वहां पे चेंज नहीं होता आपका। अगर मोबाइल इंटरनेट में है तो आपके मोबाइल का आईपी चेंज नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर को भी एक आईपी मिल जाएगा, नया एड्रेस। जितनी देर तक वो आपके मोबाइल से आपने टेथरिंग किया, उतनी देर आपके मोबाइल आपका कंप्यूटर भी नेटवर्क में आ गया और उस कंप्यूटर का भी कोई ना कोई आईपी उस समय बन जाएगा। है ना? तो अब समझिए कि अगर कोई साइबर क्राइम होता है इस तरह की कोई डिवाइस से, तो कैसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वहां तक कैसे पहुंचेगा, कितनी मेहनत लगेगी उन्हें। आईपी ट्रेस करके सर। आईपी तो वो डायनेमिक है ना, आईपी तो डायनेमिक रहेगा, आईपी अब अस्तित्व में ही नहीं है। मैक एड्रेस सर। हाँ, मैक एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस, देखिए आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क का चाहे वो डायनेमिक है, थोड़ी देर 10 मिनट तक आपको अलॉट किया गया है, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो आपके मोबाइल का नेटवर्क यूज हुआ है, ठीक है। वो पता चल जाएगा उन्हें कि वो आपका जो मोबाइल है उसका नेटवर्क उन्होंने यूज किया गया है किसी भी डिवाइस में। और जैसे ही उन्हें ये पता चलेगा कि आपके मोबाइल का डेटा यूज हुआ है, तो वो आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे। तो लास्ट सोर्स उनके पास यही रहेगा कि वो आपको पूछे, ठीक है। तो अब आपके मोबाइल से डेटा आपके डिवाइस में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपकी डिवाइस से कोई मैसेज गया नहीं, कुछ क्राइम अगर हुआ ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे वो आपको पूछेंगे क्वेश्चंस, है ना। और फिर पता लगाएंगे कि इस टाइम पे कौन सी डिवाइसेस जुड़ी हुई थी, आप कहाँ थे। बहुत सारी टेक्निक्स होती है उनके पास, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, तो उसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पूरी दुनिया में लाखों अरबों कंप्यूटर्स हैं, उन अरबों कंप्यूटर्स में से भी वो किसी एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं। टाइम लगता है डेफिनेटली उन्हें, लेकिन कर लेते हैं वो, ठीक है।